हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 ऑफ इवोल्यूशन। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसके अलावा आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे बायोजियोग्राफिकल लैंड की हम बात कर रहे हैं। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या है और ये किस तरीके से एक इवोल्यूशनरी एविडेंस का काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिसन केयरफुली। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। तो यहां पे बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन जियोग्राफिकल लैंड। तो डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे आप बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो बायोजियोग्राफी, दिस इज the geographical distribution, the geographical distribution of living beings, geographical distribution of living beings in the world. तो in the world, geographical distribution of species, the geographical distribution of species inside the world, that you call biogeography. Is that clear to all of you? तो बायोजियोग्राफी जो है, दिस इज ए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, राइट। यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वॉलेस, राइट। एल्फ्रेड रुसेल वॉलेस, ये एक साइंटिस्ट थे। वॉलेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को 6 ज्योग्राफिकल लैंड्स में डिवाइड किया। और 6 ज्योग्राफिकल लैंड में डिवाइड करने के बाद उनमें स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉलेस, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉलेस। अकॉर्डिंग टू वॉलेस, द कंप्लीट वर्ल्ड distributed into 6 geographical lands. 6 geographical lands में डिवाइड होता है और इन लैंड्स को आप कहते हैं रेल। इनको रेल कहा जाता है, कुछ लोग रेल भी बोल देते हैं, रील या रेल। तो रेल में या इनको बायोजियोग्राफिकल एरिया या रीजन भी कहा जाता है। तो रेल में 6 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रेल में वॉलेस ने कंप्लीट वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये 6 डिफरेंट ज्योग्राफिकल रेल कौन कौन से थे ये मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली हाइपोथेटिकली। तो हाइपोथेटिकली वर्ल्ड मैप को मैं यहाँ पे 6 डिफरेंट रेल में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ये समझ आना चाहिए, लिसन केयरफुली। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट इस रेल में सबसे पहले मैं बात करता हूं, दिस इज पैली आर्कटिक रेल। तो यहां पे ये है पैली आर्कटिक रेल, ध्यान दीजिएगा।
तो 6 डिफरेंट रेल में इन्होंने डिवाइड किया पूरे वर्ल्ड को। तो मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। दिस इज पैलिआर्कटिक रेल। तो पैलिआर्कटिक रेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पैलिआर्कटिक रेल बता देता हूं आपको, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं। राइट, ये इतना एरिया, ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो ओरिएंटलिस रेल में आता है, ये पैलिआर्कटिक रेल। इसके बाद ये भी मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं आपको, ये नी आर्कटिक है। ये क्या है? नी आर्कटिक रेल। इज दैट क्लियर? मैंने बताया वॉलेस ने पूरे वर्ल्ड को 6 डिफरेंट जियोग्राफिकल लैंड्स में डिवाइड किया था, जिनको आप बायोजियोग्राफिकल रीजन या रेल्म बोलते हैं। दिस इज पैलिआर्कटिक रेल, दिस इज नी आर्कटिक रेल। तो ये जो पैलिआर्कटिक रेल है, इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इसमें आता है यूरोप, एशिया एंड एटलस माउंटेन। इसमें आता है यूरोप, एशिया एंड एटलस माउंटेन। राइट, ये डिफरेंट यहाँ पे ये सब आते हैं। वहीं पे नी आर्कटिक में आता है नॉर्थ अमेरिका। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? इसमें आते हैं नॉर्थ अमेरिका के अलावा मैक्सिको, कनाडा, यूएस। ये सब नी आर्कटिक रेल में आता है। नी आर्कटिक रेल और पैलिआर्कटिक रेल को कलेक्टिवली कहा जाता है होलो आर्कटिक रेल। ठीक है, तो पैलिआर्कटिक रेल में यूरोप एंड एशिया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया? खासकर ईस्टर्न एशिया आपका पैलिआर्कटिक रेल में आता है। पैलिआर्कटिक रेल में आपका चाइना वगैरह का भी पार्ट आता है, रशिया, यूरोप जैसी कंट्रीज। राइट, ये सब आपका पैलिआर्कटिक रेल में आता है। दूसरा है नी आर्कटिक रेल। इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यूएस ये सब आता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा है यहाँ पे, ये मैं हाइपोथेटिकली डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे इसको नियोट्रॉपिक रेल कहा जाता है। तो पैलिआर्कटिक रेल, नी आर्कटिक रेल, और तीसरा है नियोट्रॉपिकल रेल। नियोट्रॉपिकल रेल की हम बात कर रहे हैं। इस नियोट्रॉपिकल रेल में आता है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। इसके अलावा इसमें जो आता है आपका, वो आता है कैरेबियन आइलैंड्स। इसमें कैरेबियन आइलैंड्स भी आते हैं। इज दैट क्लियर? तो पैलिआर्कटिक, नी आर्कटिक, नियोट्रॉपिकल। इसके बाद यहाँ पे एक रेल और है जिसको आप बोलते हो इथोपिया। इथोपिया रेल में क्या क्या आता है? इसमें आता है अफ्रीका, मेडागास्कर आइलैंड्स। इसमें मेडागास्कर आइलैंड्स आते हैं, अफ्रीका आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहां पे ये आपका ऑस्ट्रेलियन रेल, इसको बोलते हैं आप ऑस्ट्रेलियन रेल। राइट, और यहां पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है ओरिएंटलिस रेल। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैंने आपको ग्राफिकली तो बता दिया, एक हाइपोथेटिकली डायग्राम की हेल्प से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैं बायोजियोग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो बायोजियोग्राफी क्या है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट वर्ल्ड। वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसे आप, इस स्टडी को आप बायोजियोग्राफी कहते हैं। राइट, बायोजियोग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल जो लैंड है,
इनको वॉलेस नाम के साइंटिस्ट ने 6 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया था, और ये जो 6 डिफरेंट रीजन्स है मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में बता दिए हैं आपको। तो यहाँ पे जो पहली आर्कटिक रेल्म है, पहली आर्कटिक रेल्म, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसमें आता है यूरोप, इसमें आता है एशिया, इसमें आता है नॉर्थ ट्रॉपिकल एरियाज, नॉर्थ ट्रॉपिक्स। इसके अलावा इसमें एटलस माउंटेन भी आता है, इसमें एटलस माउंटेन भी आता है, लिख चुका हूं मैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नी आर्कटिक की मैं बात कर रहा हूँ, नी आर्कटिक रेल्म। यहाँ पे जो नी आर्कटिक रेल्म है इसमें क्या क्या आता है? इसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, कनाडा आता है, यूएसए आता है। इज दैट क्लियर टू? ये सब नी आर्कटिक रेल्म में आते हैं। मैंने बोला 6 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल लैंड्स हैं जो कि वॉलेस ने यहाँ पे बताए थे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नियो ट्रॉपिकल रेल्म की हम बात कर रहे हैं। न्यू ट्रॉपिकल रेल्म में कौन कौन से आते हैं? सेंट्रल अमेरिका आता है, याद रहे सेंट्रल अमेरिका आता है, इसमें साउथ अमेरिका आता है, इसके अलावा कैरेबियन आइलैंड्स भी इसी में आते हैं, राइट। न्यू ट्रॉपिकल रेल्म। इसके बाद इथोपियल रेल्म, यानी कि इथोपिया रेल्म की हम बात कर रहे हैं। इथोपिया रेल्म देखिए, अगर इथोपिया रेल्म की हम बात करें तो इसमें आता है अफ्रीका, इसमें आता है मेडागास्कर आइलैंड्स। तो इन लोकेशंस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओरिएंटलिस रेल्म की, या रेल्म आप बोलते हो, ओरिएंटलिस रेल्म। अगर बात करें ओरिएंटलिस रेल्म की, इसमें हमारी कंट्री इंडिया आती है, सुमात्रा आता है, जावा आता है, फिलीपींस आता है, वहीं बोर्नियो एक कंट्री है, ये आता है। इंडिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस एंड बोर्नियो, ये ओरिएंटलिस रेल्म में आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन रेल्म की हम बात कर रहे हैं, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलियन रेल्म, राइट। अगर हम ऑस्ट्रेलियन रेल्म की बात करें, ऑस्ट्रेलियन रेल्म की हम बात करें, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है बेटा? इसमें आती है ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनिया। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनिया, ये आपका ऑस्ट्रेलियन रेल्म में आता है। तो वॉलेस के अकॉर्डिंग उसने पूरे लैंड को, पूरी अर्थ को या पूरे वर्ल्ड को 6 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया, जिनको आप रेल्म कहते हैं। पहला जो रीजन है वो है पहली आर्कटिक, राइट, जिसमें कि आपका यूरोप और एशिया, आप साथ के साथ यहाँ पे इसको भी देखते रहे, जिसमें कि यूरोप और एशिया आते हैं। इसके अलावा इसमें एटलस माउंटेन भी आता है। दूसरा जो है वो है नी आर्कटिक। अगर हम नी आर्कटिक की बात करें, इसमें आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, ये सब आपका नी आर्कटिक में आता है। वहीं न्यू ट्रॉपिकल रेल्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका सेंट्रल अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स भी आते हैं। वहीं इथोपिया आइलैंड्स की हम बात करें, इथोपिया रेल्म की बात करें, इथोपिया रेल्म में अफ्रीका आता है एंड मेडागास्कर आइलैंड्स आते हैं। ओरिएंटलिस रेल्म की बात करते हैं तो उसमें इंडिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस, बोर्नियो, ये सब आपका ओरिएंटलिस रेल्म में आता है। वहीं जो लास्ट रेल्म है उसमें आपका आता है ऑस्ट्रेलिया,
तस्मानिया एंड न्यू गिनिया जैसी कंट्रीज। इज दैट क्लियर? तो वॉलेस ने पूरे वर्ल्ड को 6 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया, जिनको रेल्म कहते हैं। आर यू गेटिंग ऑन नोट? अब बात करते हैं ये 6 डिफरेंट रेल्म बने कैसे। हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, राइट, कि ये किस तरीके से डेवलप हुए, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है। नी आर्कटिक और पैली आर्कटिक, इन दोनों को मिला के बनता है होलो आर्कटिक रेल्म। होलो आर्कटिक रेल्म पे क्वेश्चन आ जाता है। होलो आर्कटिक रेल्म क्या है? होलो आर्कटिक रेल्म की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज, अगर आप पैली आर्कटिक और नी आर्कटिक दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो उसको होलो आर्कटिक कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिएंटलिस रेल्म और पैली आर्कटिक रेल्म। ओरिएंटलिस रेल्म और पैली आर्कटिक रेल्म को यहाँ पे सेपरेट करता है हिमालय, राइट। हिमालयन माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन है वो ओरिएंटलिस रेल्म को और पैली आर्कटिक रेल्म को सेपरेट करता है। हमारी कंट्री इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय भी है, राइट। चाइना का मोस्टली जो पार्ट है वो किस में आता है? वो आता है पैली आर्कटिक रीजन में, और इंडिया का जो मोस्टली पार्ट है वो ओरिएंटलिस रेल्म में आता है। तो दोनों के बीच में जो सेपरेट वॉल है, सेपरेशन है, वो हिमालयन माउंटेन का है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हिमालयन माउंटेन आता है, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन आता है। तो हिमालयन माउंटेन जो है पैली आर्कटिक और ओरिएंटलिस रेल्म को सेपरेट करने का काम करता है। वहीं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओरिएंटलिस रेल्म को एक इमेजिनरी लाइन, जिसको आप वॉलेस लाइन बोलते हैं, जिसको आप वॉलेस लाइन बोलते हैं, ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को, और ओरिएंटलिस रेल्म को सेपरेट करने का काम करती है वॉलेस लाइन। वहीं ऑस्ट्रेलिया एंड इथियोपिया को कौन सेपरेट कर रहा है? ओशियन सेपरेट कर रहा है। बाकी अदर रेल्म को भी ओशियन सेपरेट करने का काम करता है। अब हम इन 6 रेल्म के बनने की स्टोरी आपको बताते हैं, ये किस तरीके से बने होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिसन केयरफुली, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जितने भी आप आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, राइट, आज से मिलियन ईयर्स एगो, मतलब काफी करोड़ों साल पहले, राइट, मिलियन ईयर्स बिफोर, ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये सिर्फ एक ह्यूज मास लैंड का ही पार्ट थे। यानी कि ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग नहीं थे, ये सिर्फ एक ही लैंड के अंदर आते थे। बाद में कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, क्रस्टल प्लेट्स की मूवमेंट्स हुई, और उन क्रस्टल प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये ह्यूज लैंड मास जो है वो ब्रेक ऑफ हो गए, और ब्रेक ऑफ होने के बाद उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाने का काम किया। क्या काम किया? अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाने का काम किया, और उन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स का इवोल्यूशन हो गया, राइट। इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिसन केयरफुली। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, ये पॉइंट लिखना है आपको। बिफोर मिलियन ईयर्स एगो ऑल दी कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है हमारे प्लेनेट पे, ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ सेम लैंड। सेम लैंड का पार्ट थे, यानी कि एक ही लैंड का पार्ट थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मिलियन ईयर्स एगो, बिफोर मिलियन ईयर्स एगो, अचानक से कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए, और उन ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। तो मूवमेंट हुआ क्रस्टल प्लेट्स का। अब क्रस्टल प्लेट्स के मूवमेंट्स के बाद क्या हुआ, क्रस्टल प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे ये जो लैंड है ये ब्रेक ऑफ हो गया, एंड ब्रेक ऑफ होने के बाद सेपरेटेड बाय ओशियन, इनके बीच में ओशियन आ गया, यानी कि सी डेवलप हो गया,
राइट। ओशियन डेवलप हो जाने की वजह से ये आज सेपरेट कॉन्टिनेंट्स बन गए। क्या बन गए? सेपरेट कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो ये कॉन्टिनेंट्स बनने की हिस्ट्री है, या ये 6 डिफरेंट रेल्म बनने की हिस्ट्री है। और उन सेपरेट कॉन्टिनेंट्स पे वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज में इवोल्यूशन हुआ, और इस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी बन गई प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो ये तो था बायोजियोग्राफी, राइट। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में सबसे पहले मैंने बता दिया बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी क्या है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड दैट यू कॉल्ड बायोजियोग्राफी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो अगला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस बायोजियोग्राफी के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में आता है। तो सबसे पहले मैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, राइट। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं वो दूर दूर वाले एरिया में पाई जाती हैं और बहुत ही सिमिलर होती है, राइट। उसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में। तो अगला जो टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इज दैट क्लियर? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। सो द नेक्स्ट इज that I am going to discuss. Listen, देखिए प्लीज। इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, एलिगेटर्स। एलिगेटर्स ईस्टर्न चाइना और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो है जनरली अमेरिका में और ईस्टर्न चाइना में पाए जाते हैं एलिगेटर्स। अमेरिका जो है वो किस में आता है? वो नी आर्कटिक रीजन में आता है। मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में और ईस्टर्न चाइना वाले पार्ट में, ईस्टर्न चाइना वाला जो पार्ट है वो पैली आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। वहीं नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है वो जो है नी आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। ये पैली आर्कटिक और ये नी आर्कटिक दोनों सेपरेट रीजन है, इन दोनों को ओशियन सेपरेट करता है। लेकिन एलिगेटर की स्पीसीज इतनी दूर दूर होने के बावजूद भी, लैंड एरिया इतना अलग अलग होने के बावजूद भी, इन दोनों लैंड एरिया पे ये एलिगेटर्स पाए जाते हैं, राइट। यानी कि इनका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि ये एलिगेटर्स दो डिफरेंट लैंड पे, यानी कि एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट साइड ये एलिगेटर्स क्यों पाए जाते हैं, और बाकी इन जगह के अलावा ये एलिगेटर्स कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। एलिगेटर्स मैंने एग्जांपल लिया। एलिगेटर्स जो पाए जाते हैं फाउंड इन ईस्टर्न चाइना एंड
नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द पार्ट ऑफ नी आर्कटिक रीजन एंड एक्सटर्न चाइना इज द पार्ट ऑफ पैली आर्कटिक रीजन. यानी कि मिलियन ईयर्स बिफोर सीनोजोइक एरा, जिसको आप बोलते हो सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा में ये दोनों पैली आर्कटिक रीजन और नी आर्कटिक रीजन एक ही लैंड का पार्ट थे, राइट. बाद में वहां पे क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट की वजह से दोनों लैंड ब्रेक ऑफ हो गए, लेकिन एलिगेटर की जो स्पीसीज है वो दोनों जगह पे राइट बची रही और उनका इवोल्यूशन वहाँ की कंडीशन के हिसाब से हो गया. बाद में उन्हीं एलिगेटर्स में मुटेशन टेक प्लेस हुआ और उस मुटेशन की वजह से राइट वो एलिगेटर्स दो डिफरेंट स्पीसीज बन गई. ये दोनों एलिगेटर दो डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन सेम जीनस की स्पीसीज है. तो माना जाता है, कंसीडर किया जाता है ये कि ये दोनों पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका और एक्सटर्न चाइना जो है ये एक कंबाइंड लैंड का पार्ट थे, लेकिन क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट की वजह से सेपरेट हो गए. लेकिन उन पार्ट्स में रहने वाले जो एलिगेटर्स हैं वो वहाँ पे इवोल्व होते रहे और इवोल्व होने के बाद वो एलिगेटर्स के जो है राइट उनमें जो है डिफरेंसेस डेवलप हो गए और वो जो है सेम जीनस की दो डिफरेंट स्पीसीज बन गई. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एलिगेटर्स दो डिफरेंट स्पीसीज है बट जीनस इनका सेम है और ये वर्ल्ड के सिर्फ इन्हीं एरिया में पाए जाते हैं, जो कि एक बायोजोग्राफिकल एविडेंस को शो करता है. तो ये आपको ध्यान देना चाहिए. तो फाउंड इन ईस्टर्न चाइना एंड नॉर्थ अमेरिका. साइंटिस्ट का मानना है ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा, दिस इज द एरा ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स माना जाता है. मैंने लिखवा चुका हूं मैं इसको. सीनोजोइक एरा राइट बोथ रीजन्स सेपरेटेड और सेपरेटेड होने के बाद क्या हुआ, मुटेशन टेक प्लेस इन alligators or you can say evolution take place in alligators. Evolution, mutation लिखिए, mutation take place in alligators. Mutation take place in alligators and become species of two different species of same genus. तो दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे क्योंकि वहाँ पे मुटेशन डेवलप हुआ दोनों जगह पे अलग अलग और वो सेम जीनस की दो डिफरेंट स्पीसीज डेवलप हो गई. और भी एग्जांपल्स हैं. एलिगेटर्स के बाद सेकंड एग्जांपल इज कैमल्स. कैमल्स जो है फाउंड इन एशिया. कैमल जो है वो एशिया में पाया जाता है, लेकिन इसका एक सिमिलर एलिल आपने सुना होगा लामा, कैमल से मिलता जुलता है, वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है. तो माना जाता है कि किसी टाइम पे ये दोनों लैंड एशिया और साउथ अमेरिका वाला जो लैंड है ये एक कंबाइंड लैंड था, लेकिन बाद में सेपरेशन की वजह से राइट लामा में या कैमल में मुटेशन टेक प्लेस हुआ, चेंज आए और वो दो डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो गए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है. फाउंड इन एशिया एंड सिमिलर एलिल जिसको आप कहते हैं लामा, फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है ये स्पीसीज लामा, जो कि सिमिलर एलिल यानी कि कैमल से काफ़ी मिलती जुलती है. यानी कि दोनों में रिलेशन क्या हुआ, यानी कि दोनों ही लैंड एक ही मास लैंड का पार्ट थे और बाद में अलग अलग हो गए, ब्रेक ऑफ हो गए और इस तरह के चेंजेस देखे गए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट 6 रेल्म जो बने हैं, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स जो बने हैं, क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट की वजह से बने हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? इवन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जहाँ आज हमारा हिमालय पर्वत है राइट, हिमालय माउंटेन है, वहाँ पे मिलियन ईयर्स बिफोर जब इन क्रिस्टल प्लेट्स में मूवमेंट नहीं हुई थी,
वहाँ पे माना जाता था कि एक ओशियन होता था जिसको टेथिस ओशियन कहते थे, लेकिन उस टेथिस ओशियन की जगह क्रिस्टल प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से दो डिफरेंट लैंड आपस में स्ट्राइक हुए और एक हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? और हिमालय पर्वत में अगर आप एविडेंसेस देखते हैं, हिमालय पर्वत में जो फॉसिल्स एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं मराइन एनिमल्स के। तो ये बात ये शो करती है कि वहाँ पे कभी ओशियन भी रहा होगा। तो ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में ही आता है। केमल्स हो गया। केमल्स के अलावा तीसरी कंडीशन में बता देता हूँ, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो है वो दो एलिफेंट्स की जो प्रजाति है वो एशिया में भी पाया जाता है एलिफेंट, और अफ्रीका में भी पाया जाता है। राइट, इंडिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में एलिफेंट पाया जाता है। वहीं सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी एलिफेंट की प्रजाति ब्राज़ील में नहीं पाई जाती। जैसी इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन अफ्रीका या इंडिया में है, वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम ब्राज़ील में भी है। सब कुछ सेम कंडीशन होने के बावजूद भी ब्राज़ील में एलिफेंट जैसी स्पीसीज नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राज़ील वाला लैंड था वो इंडिया और अफ्रीका के लैंड से बहुत दूर था। राइट, हालांकि इन्वायरमेंटल कंडीशन सिमिलर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो प्रजाति नहीं पाई जाती। और इंडिया और अफ्रीका जैसा जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वो कभी किसी ज़माने में मिलियन ईयर्स बिफोर एक ही लैंड का पार्ट होते थे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट्स फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका but not found in similar climatic conditions जिसको आप ब्राज़ील बोलते हैं। ब्राज़ील में एलिफेंट नहीं पाया जाता है। Is that clear all of you? Are you getting or not? ऐसे ही हमारे पास एलिगेटर्स हो गया, कैमल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गए, और भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल है। कुछ प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स जिसका नाम है मैग्नोलियाज, सेसेफ्रस एंड ट्यूलिप। मैग्नोलियाज, सेसेफ्रस एंड ट्यूलिप, ये जो प्लांट है ये पाए जाते हैं अमेरिका में और चाइना में। तो ये इसका रीजन भी सेम हुआ जो एलिगेटर्स का रीजन हुआ। राइट, फाउंड इन अमेरिका एंड चाइना, रीजन इज सेम लाइक एलिगेटर्स। एलिगेटर्स वाला रीजन माना जाता है इसका। तो रीजन इज सेम लाइक एलिगेटर्स, प्लांट्स, मैग्नोलियाज एंड सेसेफ्रस और ट्यूलिप। ये ऐसे प्लांट है जो कि अमेरिका और चाइना में पाए जाते हैं, और रीजन इनका एलिगेटर्स वाला ही है। समझ आया आप लोगों को? तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स थे, एलिगेटर्स, कैमल, एलिफेंट और ये कुछ प्लांट्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने पढ़ा होगा एक टर्म जिसको आप एंडेमिज्म बोलते हो। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही पाई जाती हैं। राइट, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके उन प्रजातियों को, उन स्पीसीज को सर्च करते हैं तो नहीं मिलती हैं। तो कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाती है, इसे आप रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये भी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का एक पार्ट है। जैसे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अगला जो एविडेंस है वो है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं पहले लिख देता हूं। ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ओनली एंड नॉट फाउंड ऑन अदर प्लेस, और वो दूसरे
प्लेस पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को आप रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन वन प्लेस, one restricted place and not found on another place. Organism found on one restricted area, but not found on अदर एरियाज, जो कि किसी दूसरे एरिया पे नहीं पाए जाते हैं और वो सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं प्रोटोथीरियंस। अगर आपने पढ़ा हो प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग मैमल्स इनको कहा जाता है। एग लेइंग मैमल्स, ये जो प्रोटोथीरियंस हैं और एग लेइंग मैमल्स हैं, ये फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी दूसरे लैंड पार्ट पर नहीं पाए जाते। ये ऑस्ट्रेलिया में, मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एग लेइंग मैमल्स, राइट, जो कि इंडिकेट करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स से ही, प्लेसेंटल मैमल्स के इवोल्यूशन की एक कड़ी को भी वो बताते हैं। तो माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो लैंड था वो बाकी लैंड का पार्ट ही था। लेकिन मीजोजोइक एरा में क्या हुआ, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको सीनोजोइक एरा की बात बताई। सीनोजोइक एरा जो होता है एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, राइट। तो इसको सही करना है, यहाँ पे मीजोजोइक एरा आएगा। मेरे को अभी जस्ट याद आया, मीजोजोइक एरा इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पे मीजोजोइक आएगा और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा में ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाकी अदर लैंड पार्ट से बिल्कुल सेपरेट हो गया और बीच में आ गया ओशन। तो एनिमल्स की जो माइग्रेशन है या ऑर्गेनिजम्स का जो माइग्रेशन है वो स्टॉप हो गया, वो रुक गया। लैंड एनिमल्स का माइग्रेशन रुक गया। ये ऐसा हुआ सीनोजोइक एरा में, ऑस्ट्रेलिया वाला लैंड सेपरेट हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया वाले लैंड पे जितने भी मैमल्स थे उनमें अलग तरह के चेंजेस देखे गए। जैसे मार्सुपियल एनिमल्स, जो पाउच एनिमल्स होते हैं, लाइक कंगारू आपने पढ़ा होगा, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि उनमें जो इवोल्यूशन हुआ है वो वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हुआ है, राइट। वो स्पीसीज किसी दूसरे लैंड एरिया में नहीं पाई जाती क्योंकि उनके बीच में ओशियन आ गया, तो माइग्रेशन बंद हो गया। तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है एग लेइंग मैमल्स। दूसरा पाउच एनिमल्स या पाउच मैमल्स, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल है। डबल कोकोनट, एक प्लांट में बता रहा हूं, डबल कोकोनट। जनरली कोकोनट आपने ऐसा देखा होगा, कोकोनट कुछ तरीके इस तरीके से होता है, राइट। लेकिन डबल कोकोनट की जो शेप होती है वो कैसे होती है? डबल कोकोनट, ये डबल कोकोनट ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से डबल कोकोनट की शेप होती है, राइट। यानी कि दो डिफरेंट कोकोनट जुड़े हुए से नजर आते हैं, बट ये एक ही कोकोनट होता है, डबल कोकोनट। एंड दिस इज ओनली फाउंड ओनली ए सिंगल रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सीक्लेस आइलैंड पे पाया जाता है। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के पास है सीक्लेस आइलैंड, राइट। तो सीक्लेस आइलैंड में डबल कोकोनट पाया जाता है। ये भी एक रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। दिस इज ओनली फाउंड इन ऑन सीक्लेस आइलैंड। तो सीक्लेस आइलैंड ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। डबल कोकोनट, पाउच एनिमल, प्रोटोथीरियंस, राइट, ये सब क्या है? ये
रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली ये एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहना चाहिए, राइट। इसी के साथ जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट वी कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। तो लिसन केयरफुली अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन, ध्यान दीजिएगा। नाउ सी एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। एडेप्टिव रेडिएशन देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज एडेप्टेशन ड्यू टू रेडिएशन। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये भी कह सकते हैं रेडिएशन ड्यू टू एडेप्टेशन। तो मेनली आप इसको कहेंगे एडेप्टेशन ड्यू टू रेडिएशन। अब यहां पे एडेप्टिव रेडिएशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एडेप्टिव रेडिएशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, देखिए लिसन केयरफुली। मतलब दिस इज दी व्हाट ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। अगर किसी स्पीसीज का ओरिजिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज in a particular geographical region and radiate to other areas। कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज का ओरिजिन होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे। आर यू गेटिंग और नोट? बाद में वो स्पीसीज डिफरेंट एरिया में रेडिएट हो जाती है, यानी कि चली जाती है। यहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन वो स्पीसीज बाद में डिफरेंट एरियाज में चली जाती है। तो डिफरेंट एरियाज में जाने के बाद वो डिफरेंट स्पीसीज में मॉडिफाइड हो जाती है। यहां पे एक कॉमन स्पीसीज यानी कि एक एंसेस्टर है, ये एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज यहां पे ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन उसके कुछ मेंबर्स जो है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में चले गए और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाने के बाद वहाँ की इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाइड हो गए। लेकिन वो जो इवॉल्व हुए हैं वो किसी एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से ही इवॉल्व हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज which radiate later to the different geographical region। उसके कुछ मेंबर डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स पे रेडिएट करे जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर बाद में उन ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे कुछ डिसिमिलैरिटीज डेवलप हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये है एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स and radiate to the other areas right, and radiate to other areas। उसी स्पीसीज के मेंबर जो हैं अदर एरियाज में रेडिएट हो जाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू एरिया कंडीशन, right, this species evolved into other species। ये स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में इवॉल्व हो जाती है। ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये एडेप्टिव रेडिएशन है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर 1, Darwin finches। Darwin finches is the best example of adaptive radiation, right? डार्विन जो है एक समुद्री यात्रा पे गया, एक सी वॉयज पे वो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? HMS बीगल नाम का उसका जहाज शिप था जिसका नाम HMS बीगल था।
तो जब डार्विन जो है एक समुद्री यात्रा पे गया, और समुद्री यात्रा पे वो कौन से आइलैंड पे गया? गैलापैगोस आइलैंड। तो डार्विन गैलापैगोस आइलैंड की यात्रा पे था। उसने देखा उस आइलैंड में एग्जैक्टली 20 डिफरेंट आइलैंड्स की वो चेन थी, लेकिन उसको हम गैलापैगोस आइलैंड कहते हैं। आर यू गेटिंग नोट? जो कि साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया में पाया जाता है, गैलापैगोस आइलैंड। तो जब गैलापैगोस आइलैंड पे डार्विन गया तो वहां पे उसने कुछ डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फौना की स्टडी की, यानी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन किया और उनकी डिफरेंट क्रिएचर्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उसमें से एक क्रिएचर का नाम था जिसको आप डार्विन फिंचेस कहते हैं, वो एक स्मॉल बर्ड थी, राइट, जिसमें कि उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन को देखा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। तो डार्विन फिंचेस, राइट, ये एक बर्ड का नाम है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंची क्या है? फिंचेस क्या है? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ये बर्ड कहां पाया जाता है? गैलापैगोस आइलैंड। तो गैलापैगोस आइलैंड पे पाया जाता है, एंड दिस इज द चेन ऑफ 22 आइलैंड्स। ये 22 आइलैंड्स की चेन है जिसको आप गैलापैगोस आइलैंड बोलते हैं। वहां पे डार्विन फिंचेस ब्लैक बर्ड पाया जाता है। इस बर्ड की डिस्कवरी डार्विन ने की, इसलिए इसको नाम हम डार्विन फिंचेस बोलते हैं। तो डार्विन ने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया? डार्विन ने बोला, इन आइलैंड्स की जब चेन पे गया तो उसने काफी सारी वेरिएशंस देखी इन बर्ड्स में, इन फिंचेस में। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ फीडिंग हैबिट, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर बीक शेप, राइट। He observed the variations, बहुत सारे वेरिएशन देखे उन्होंने इन ब्लैक बर्ड्स, जिसको हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। और ये जो वेरिएशन थे, डार्विन फिंचेस कहते हैं, ये जो वेरिएशन थे, जैसे वेरिएशन इन फीडिंग हैबिट, उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग थी। वेरिएशन इन बीक शेप, तो बीक शेप में भी वेरिएशन देखा उन्होंने। देखा डार्विन ने उन ब्लैक बर्ड्स में देखा कि वहां पे उन ब्लैक बर्ड्स की जो बीक थी, कुछ बर्ड्स ऐसे थे, राइट, जिनकी बीक इंडिकेट करती थी वो कार्निवोरस है। कुछ सीड ईटिंग बर्ड्स थे, कुछ इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थे, और कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स थे। तो उन्होंने उनकी फीडिंग हैबिट को देखा, और फीडिंग हैबिट के हिसाब से उनकी बीक में की शेप में काफी सारे चेंजेस को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने वहां पे रियलाइज किया, राइट, आर यू गेटिंग और नॉट? एग्जैक्टली डार्विन ने 3 डिफरेंट टाइप्स की बीक, 3 डिफरेंट टाइप की फीडिंग हैबिट वाली फिंचेस को ऑब्जर्व किया, ब्लैक बर्ड को ऑब्जर्व किया। तो ये जो फीडिंग हैबिट्स उन्होंने देखी, जैसे उन्होंने इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को देखा, उसकी बीक की शेप अलग थी। फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स को देखा, उनकी बीक की शेप अलग थी। और सीड ईटिंग बर्ड्स की शेप को देखा, उनकी भी शेप जो थी वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन ये तीनों वैरायटी, ये तीनों स्पीसीज, उन्होंने रियलाइज किया, तीनों स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन सीड ईटिंग स्पीसीज। तो एक सीड ईटिंग स्पीसीज से ही ये तीनों स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं, और किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लैंड से वो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन वो बाद में डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में रेडिएट कर गई, और वहां पे उनके जो है उनके जो फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से उनकी बीक की शेप में चेंज आ गया। तो ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल था। फिर से सुन लीजिए, डार्विन एक समुद्री यात्रा पे गया, गैलापैगोस आइलैंड, राइट। ये गैलापैगोस आइलैंड 22 चेन्स ऑफ आइलैंड्स हैं। तो उन्होंने वहां पे एक ब्लैक बर्ड को देखा, और ब्लैक बर्ड की शेप को ऑब्जर्व किया, और ब्लैक बर्ड की बीक की शेप को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कुछ बीक्स जो थी, उनकी बीक्स की शेप में काफ़ी वेरिएशन थे उनकी फीडिंग हैबिट के हिसाब से। तो उन्होंने 3 डिफरेंट टाइप्स की बीक्स की शेप्स को देखा, जैसे कि
इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स को देखा उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने जो है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को देखा, इसके अलावा उन्होंने जो है सीड ईटिंग बर्ड्स को देखा और रियलाइज किया कि ये जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी ब्लैक बर्ड्स हैं जो डिफरेंट बीक की शेप को शो करती हैं, ये कहीं ना कहीं एक ही प्रकार की, एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज से इवॉल्व हुई हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाता है, राइट। लेकिन बाद में गैलापागोस आइलैंड एग्जैक्टली क्या हुआ, ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है। तो बाद में कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो 22 आइलैंड्स हैं वहाँ पे लैंड ब्रेक ऑफ हो गया और वो आइलैंड बन गए। तो लैंड ब्रेक ऑफ होने की वजह से वो आइलैंड बने और बीच में ओशन डेवलप हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लैंड के ब्रेक ऑफ होने की वजह से वो डिफरेंट कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो गई और डिफरेंट फीडिंग हैबिट डेवलप हो गई और उसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशन आ गया। तो ये भी एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। एडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बताया, दिस इज द राइट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन विच रेडिएट लेटर टू द अदर एरिया। जैसे ही वो डिफरेंट एरियाज पे चली जाती हैं, वहाँ पे उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, उनकी फीडिंग हैबिट के हिसाब से, उनकी उनके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और वो डिफरेंट स्पीसीज में इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये डार्विन फिंचेस उसका एक एग्जांपल है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा दूसरा एग्जांपल कौन सा है? अनदर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो डार्विन फिंचेस हो गया। दूसरा एग्जांपल है मार्सुपियल एनिमल्स। अनदर एग्जांपल इज marsupial animals that I am going to discuss in detail. देखिए ध्यान दीजिएगा, marsupial animals, another example is marsupial animals that I am going to discuss now. देखिए मार्सुपियल एनिमल्स भी, जितने भी मार्सुपियल एनिमल्स हैं वो किसी एक कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल एनिमल से इवॉल्व हुए हैं। तो एक कॉमन मार्सुपियल एनिमल्स की स्पीसीज डिफरेंट लोकेशन में रेडिएट कर गई, डिफरेंट एरियाज में चली गई और वहां पे डिसिमिलैरिटीज डेवलप हो गई। तो मार्सुपियल एनिमल्स भी एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल है। एग्जांपल जनरली पूछे जाते हैं। सेकंड इज मार्सुपियल एनिमल्स, दिस इज द अनदर एग्जांपल। तो जितने भी मार्सुपियल एनिमल्स है, ऑल मार्सुपियल एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल। तो एक कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल से ही इवॉल्व हुए हैं, राइट। बट दैट कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल radiate to different area, radiate to different geographical regions, and evolve into different species और different marsupial species में evolve हो गए। Is that clear? मार्सुपियल एनिमल्स। ऐसे ही प्लेसेंटल मैमल्स भी एडेप्टिव रेडिएशन में ही आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एडेप्टिव रेडिएशन भी इवोल्यूशन को शो करता है। तो फिर से सुन लीजिए, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया विच रेडिएट लेटर एंड इवॉल्व इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। डिसिमिलैरिटीज डेवलप हो जाती है डिफरेंट लोकेशन पे जाने की वजह से, वहाँ की फीडिंग हैबिट के हिसाब से, राइट, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। डार्विन फिंचेस एक बेस्ट एग्जांपल है। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे इस क्रिएचर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बीक्स में काफ़ी वेरिएशन है और उन्होंने रियलाइज किया कहीं ना कहीं ये जो फिंचेस हैं ये सीड ईटिंग बर्ड से ही इवॉल्व हुई हैं। लेकिन बाद में लैंड ब्रेक ऑफ हो जाने की वजह से वो गैलापागोस आइलैंड से सेपरेट हो गया और वहाँ पे उनकी जो है फूड में जो है फूड
के जो रिसोर्सेज हैं उनमें चेंजेस आ गए और चेंजेस के हिसाब से वहाँ की कंडीशन के हिसाब से उनके बीक्स में चेंजेस आ गए। तो ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का परफेक्ट एग्जांपल है। मार्सुपियल एनिमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स भी एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है। प्लेसेंटल मैमल्स। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो मार्सुपियल मैमल्स से सिमिलर होते हैं, कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अगर प्लेसेंटल मैमल्स मार्सुपियल मैमल्स से उनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, लेकिन उनमें अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज डेवलप हो जाती है, इसे आप कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या पैरेलल इवोल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। तो पैरेलल इवोल्यूशन मैंने बताया था, दिस इज द कन्वर्जेंस, इफ द कन्वर्जेंस ऑब्जर्व्ड इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। तो मार्सुपियल एनिमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल्स मैमल्स जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें कन्वर्जेंस देखा जाता है, उनमें कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज देखी जाती है, तो इसे यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। पैरेलल इवोल्यूशन मीन्स कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। कन्वर्जेंस अपीयर इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं उनमें कन्वर्जेंस देखा जाता है, ये पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो है मार्सुपियल एनिमल्स एंड मार्सुपियल मैमल्स, आप बोलिए मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, राइट, ये दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है और इनमें सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं, राइट। ये पैरेलल इवोल्यूशन का भी एग्जांपल है। एनसीईआरटी में एडेप्टिव रेडिएशन का एक डायग्राम दिया हुआ है। एडेप्टिव रेडिएशन वाले पैराग्राफ पे जाना और उस डायग्राम को अच्छे से देखना और उस डायग्राम को लिख के प्रैक्टिस करना, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नेक्स्ट पेज पे भी पैरेलल इवोल्यूशन का एक डायग्राम दिया है, मार्सुपियल एनिमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो ये डायग्राम्स, इवोल्यूशन के जो डायग्राम्स हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको ज़रूर याद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं बात करता हूँ, राइट, ये हो गया आपका एडेप्टिव रेडिएशन जो एक इवोल्यूशनरी एविडेंस है। इसके अलावा एक एविडेंस और है, राइट। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इवोल्यूशन जो है एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस समझते हैं आप? इवोल्यूशन, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है, राइट। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है अनेक संभावनाएं। जिस प्रोसेस से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जुड़ी हैं उसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। इवोल्यूशन होने के पीछे कोई एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने इतने सारे एविडेंसेस आपको बता दिए इवोल्यूशन के, तो यहाँ पे इवोल्यूशन होने का कोई एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी नहीं है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इवोल्यूशन को कराती है, जो कि लाइफ फॉर्म्स को या इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ऐसा प्रोसेस जो कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज से कनेक्टेड है, अनेक संभावनाएं हैं, जिसके होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है, उसको आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने बताया यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बताए मैंने आपको, एडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बताया, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस बताए, फॉसिल एविडेंस बताए, यानी कि इवोल्यूशन से जुड़े हुए बहुत सारे एविडेंसेस हैं। यानी कि इवोल्यूशन जो है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। किसी भी स्पीसीज या जिसको आप स्पीशिएशन बोलते हैं, किसी भी प्रजाति के उद्भव के लिए, किसी भी प्रजाति के बनने के लिए, किसी भी स्पीसीज के बनने के लिए एक फैक्टर, एक पॉसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जहाँ पे राइट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है उसे आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो इवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, इसके पीछे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको एडेप्टिव रेडिएशन बताया, ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, राइट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से भी इवोल्यूशन होता है, यानी कि जितनी भी प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीसीज है उनमें वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, बट दैट आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अस, यानी कि ह्यूमन बीइंग उसको परफॉर्म करता है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो वेरिएशन डेवलप होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं, राइट, बहुत ही फास्ट होते हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हमने जो वेरिएशन डेवलप की है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, नेचर उसको मिलियन ऑफ ईयर्स में भी नहीं कर पाता, राइट। तो ह्यूमन बीइंग ने जब से एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया, जब से प्लांट्स को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया, तब से उसने प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। डिफरेंट सुपीरियर वैरायटी के प्लांट्स या डिफरेंट सुपीरियर वैरायटी के एनिमल्स के बीच में उसने जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई, जिसको आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, और जिसकी वजह से उसने वाइल्ड वैरायटीज़ को डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ का एक बहुत बड़ा वेरिएशन तैयार कर दिया। और ये पॉसिबल हुआ ह्यूमन बीइंग के जरिए विद इन 100 ऑफ ईयर्स ऑल्सो, बट दैट कैन नॉट परफॉर्म बाय द नेचर इन मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि नेचर मिलियन ऑफ ईयर्स में भी परफॉर्म नहीं कर सकता। वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने वेरिएशंस को डेवलप किया विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अगला जो टॉपिक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दिस इज द selective breeding. This is selective breeding between plants and animals. तो plants and animals के बीच में जो breeding है, selective breeding, इसको आप artificial selection कहते हैं। तो selective breeding between plants and animals जो कि human being perform करता है। तो selecting being artificial selection performed by human beings। बिटवीन प्लांट्स, इसको सेंटेंस को सही कीजिए, एंड बिटवीन एनिमल्स। नहीं तो बच्चे समझेंगे प्लांट और एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है। प्लांट्स की प्लांट से ब्रीडिंग बोल रहा हूं मैं, और एनिमल्स की एनिमल्स के साथ ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग बिटवीन प्लांट्स, राइट, एंड बिटवीन एनिमल्स दैट रिजल्ट्स टू फॉर्म सर्टेन सुपीरियर कैरेक्टर, राइट, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, ये ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है अपने फायदे के लिए। दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही परफॉर्म की जाती है, राइट। एंड इसका जो पर्पज है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का या सिलेक्टिव ब्रीडिंग का जो पर्पज है वो क्या है? टू डेवलप, इंप्रूव वैरायटी, या आप ये भी कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स। तो इसका जो पर्पज है वो ये है कि वाइल्ड वैरायटीज को डोमेस्टिकेटेड बनाना है। आर यू गेटिंग और नॉट? जितने भी आप एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, जितना भी आपके पास लाइव स्टॉक है, या जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, जितने भी आपके पास क्रॉप्स हैं, ये सब डोमेस्टिकेटेड है। और ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग का रिजल्ट है, जिसको हम सैकड़ों और हजारों सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहाँ पे हमने इतना बड़ा वेरिएशन डेवलप कर दिया है जो कि नेचर कभी नहीं कर पाता। आर यू गेटिंग और नॉट? या उसको इतना बड़ा वेरिएशन डेवलप करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते, राइट। वो हमने इतना फास्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड
एनिमल्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक वैरायटी होती है जिसको आप कहते हैं वाइल्ड वैरायटी, जिसको आप कहते हैं वाइल्ड मस्टर्ड। एक वाइल्ड वैरायटी है जिसका नाम है वाइल्ड मस्टर्ड। So there is a variety जिसको आप बोलते हैं वाइल्ड मस्टर्ड। एक वैरायटी है जिसे आप बोलते हैं वाइल्ड मस्टर्ड। जब वाइल्ड मस्टर्ड को डोमेस्टिकेटेड किया गया तो डिफरेंट वैरायटीज को डेवलप किया, जैसे कॉलीफ्लावर, जैसे कि कैबेज, जैसे कि ब्रोकोली, जैसे कि केल, जैसे कि रेड कैबेज, जैसे कि कॉल रबी। ये सब गोभी, आपने देखा होगा गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, है ना, तो ये सब गोभी की वैरायटीज हैं। कॉल रबी, ब्रोकोली, रेड कैबेज, केल, ये सब वाइल्ड मस्टर्ड की डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है जिनको आप एज ए वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? वेजिटेबल्स। इन वेजिटेबल्स को डोमेस्टिकेटेड किया गया है, और किससे डोमेस्टिकेटेड किया गया है? वाइल्ड मस्टर्ड वैरायटी से इनको डोमेस्टिकेटेड किया है। तो ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि एक नई वैरायटीज, कुछ नई वैरायटीज, ये सारी वेजिटेबल्स की वैरायटीज मैंने लिखी है, ये ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स से डेवलप हुई हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स इन एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर में some successful breeds of cow and buffalo। काउ और बुफेलो की कुछ सक्सेसफुल ब्रीड आपने डेवलप कर दी हैं, राइट, दूध के लिए, राइट, या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है। फॉर एग्रीकल्चर, फॉर स्पोर्ट्स के लिए भी आप काफी सारी वैरायटीज को डेवलप कर देते हैं, जैसे कि फाउल के लिए का जो वैरायटी जो हमने डेवलप की, वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए की? कॉक फाइटिंग। मैंने एक कॉक फाइटिंग का एग्जांपल बताया था, एसील, राइट। यहां पे आप फाउल की ब्रीडिंग कराते हैं, तो फाउल ब्रीडिंग में एक बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने, एसील का इस्तेमाल किया था कॉक फाइटिंग के लिए। ऐसे ही यहां पे हॉर्स और बुल, तो हॉर्स रेस और बुल रेस के लिए, हॉर्स रेस एंड बुल रेस, तो स्पोर्ट्स के लिए भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग को परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए अलावा सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग परफॉर्म की जाती है, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो मोस्ट वाइडली एनिमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जाते हैं लाइक कैमल, लाइक डॉग, लाइक हॉर्स, राइट, इवन फॉर सिक्योरिटी पर्पज। और सिक्योरिटी पर्पज के लिए डॉग्स की डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज बनाई जाती हैं, हॉर्स की डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज बनाई जाती है, कैमल की डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज बनाई जाती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो ह्यूमन बीइंग एक सेल्फिश एनिमल है, राइट, जो कि अपनी डिमांड्स को किसी भी तरीके से पूरी करता है, कोशिश करता है कि उसकी अधिकतर डिमांड पूरी की जा सके, और वो अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करता है, और एनिमल्स और प्लांट्स के सुपीरियर कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए वो जो है एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराता है, जिसे आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। और उस आर्टिफिशियल सिलेक्शन और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से काफ़ी सारे वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी सारी ब्रीड्स डेवलप हो जाती हैं, बफेलो की ब्रीड्स, काउ की ब्रीड्स, हॉर्स की ब्रीड्स, डॉग्स की ब्रीड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर डिफरेंट पर्पज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं वेरिएशन में हेल्प करता है, और वो भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस हो गया, यानी कि इवोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, तो इसमें आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, राइट। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। कुछ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, राइट।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।